हे सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले से पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र सीईटी एमसीए एग्ज़ाम के बारे में कि महाराष्ट्र सीईटी एमसीए एग्ज़ाम क्या है, उसे कौन कौन दे सकता है और उसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे को मिलती हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो के ऊपर आपके बहुत अच्छे लाइक्स थे और बहुत सारे कमेंट्स थे। तो अब ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। जैसा आप सब लोगों ने कमेंट में लिखा कि आपको एक वीडियो चाहिए महाराष्ट्र सीईटी की डिटेल सिलेबस के ऊपर, तो ये मैं वीडियो जो है ये पार्ट 2 रहेगा और इसके अंदर हम महाराष्ट्र सीईटी के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँगा कि आप इस टॉपिक्स को करके, जो अभी हमारे पास 50 दिन का टाइम है, क्योंकि दोस्तों अभी तक महाराष्ट्र सीईटी एमसीए की ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो जब तक वो डेट नहीं आती तो हमारे पास ये जो अभी बचा हुआ टाइम है, हम इसके अंदर ऐसी क्या पढ़ाई करें या ऐसे कैसे सिलेबस को कवर करें कि हम मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकाल पाएं कम से कम टाइम में और एक अच्छी टॉप या टॉप 5-6 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में महाराष्ट्र सीईटी की अपनी एक रैंक होल्ड कर पाएं और एक अपनी जगह बना पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही सुयोग यादव ने मुझसे एक सवाल पूछा था पिछली वीडियो में कि वो महाराष्ट्र सीईटी देना चाहते हैं और अभी वो बीएससी ऑनर्स बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो सुयोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एलिजिबल हैं इसको देने के लिए। अगर आपने 12th में मैथ्स ले रखी थी तो आप इसको एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है तो आप इस पेपर के लिए जरूर जाएं, ये एक बहुत अच्छा पेपर है। और अगर आप अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हे सो हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिटेल एनालिसिस का पीडीएफ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इसका पीडीएफ तो आप ये सिलेबस का डिटेल पीडीएफ वहाँ पे जाकर रेफर कर सकते हैं। और अब मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ें इस पीडीएफ के अंदर से इस कम टाइम के अंदर कि हम लोग एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे पाएँ। क्योंकि यार बिलीव करो, मेरी रैंक 8 है। मैंने इस पेपर के लिए इतना हार्डवर्क नहीं करा था जितना एक एवरेज स्टूडेंट करता है। अगर हम बहुत बेसिक पे वर्क करें और एक पेपर का अच्छे टाइम के साथ एनालिसिस करें, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हमारे को 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, पर इसका ये मतलब ये नहीं है कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम इन 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर जाते हैं तो भी हम टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में आ जाते हैं। क्योंकि मेरा स्कोर, अगर मैं आप सबको बताऊं तो मेरा 144.5 स्कोर था और मेरे ऑल इंडिया रैंक 8 थी। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम 70 क्वेश्चंस को भी अप्रॉक्स अच्छे तरीके से कर ले तो हम टॉप रैंकिंग में आ सकते हैं। और अगर आप 50 क्वेश्चंस करके निकलते हैं तो इजीली आप कोई भी टॉप 5 या टॉप 6 कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो चलिए अब एक डिटेल्ड एनालिसिस इस सिलेबस का शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो फर्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें यार मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 11th-12th का बेस जो सेकेंडरी मैथमेटिक्स होती है हमारी, वो वाली आती है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है हमारे पास अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन। तो ये वो वाला टॉपिक हो गया अलजेब्रा का जिसके अंदर आपको जो बेसिक बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यार इसको एक्सपैंड करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कि यार किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कौन कौन से होंगे, कि भाई कोई कॉमन रूट तो नहीं है इक्वेशंस के अंदर, या एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट निकालना है। अब देखिए यार, एक रूट गिवन है दूसरा रूट निकालना है, ये क्वेश्चन कितना सिंपल होता है कि अगर आप इसके अंदर जो गिवन रूट है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको दूसरी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था ये हमारा महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 2020 के। तो कभी कभी इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर मैं आपको एक ब्रॉडली आइडिया दूं तो जो 25 क्वेश्चंस हमारे पास महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में आते हैं उसमें से जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी रहते हैं। मतलब आप देख के ही ऑप्शन टिक कर दोगे कि यार इसके अंदर से ये 3 ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते, आपको क्वेश्चन देखने से ही पता लग जाएगा। तो कभी कभी आप सॉल्व करने की जगह स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यार अगर ये एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर अगर हम ए और सी की वैल्यू चेक कर लें, अगर वो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो यार इसके जो रूट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने होंगे। तो अगर उसमें कोई नेगेटिव रूट का ऑप्शन है तो आप उसको बिना देखे ही रिजेक्ट कर सकते हो, बिना सॉल्व करे ही रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह के भी कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 25 में से 5 होते हैं बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन। अगले जो 15 होते हैं वो होते हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। मतलब अगर आपने नॉर्मल और एवरेज पढ़ाई करी है, अगर आपको फॉर्मुलाज पे एक अच्छा कमांड है तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट में 5 ऐसे क्वेश्चंस। ये जो लास्ट में 5 क्वेश्चंस आते हैं ये होते हैं थोड़े से टफर साइड के ऊपर। इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें से, वो ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं हार्ड साइड पे थोड़ी।
लेकिन अब जैसे मैं अगर आपको अपना स्ट्रैटेजी बताऊँ, जैसे मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो मेरे पास 25 क्वेश्चंस के अंदर से मैंने सिर्फ 19 क्वेश्चंस ही मैथ्स के अटेम्प्ट किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो 5 हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमारे को सॉल्व नहीं करने, वो हमारे कॉम्पिटिशन को सॉल्व करने हैं। क्योंकि हमें ये देखना है कि यार हम कितने कम से कम टाइम में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की वेटेज सेम है। अगर मैं वहाँ पे पेपर के अंदर किसी हार्ड क्वेश्चन पे अटक जाऊँ और अपने 1-2 मिनट का टाइम वेस्ट कर दूँ, जिस 1-2 मिनट के अंदर मैं कोई ईज़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, तो वो मेरे लिए एक लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के भी कभी-कभी अगर आप इसमें से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप 10th की बुक से और 11th की बुक से जो बेसिक अलजेब्रा की चीज़ें हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत ईज़िली कर सकते हैं और बायनॉमियल थ्योरम का बेसिक्स कर सकते हैं। इसमें से और कुछ नहीं आएगा। बाकी अगर आप चाहें तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है, उसमें भी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं, आप एजीपी पे मत जाइए, सिर्फ एपी और जीपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और एपी और जीपी के रिलेशंस पढ़ लीजिए। इतने में आपका, मेरे को लगता है कि जो अलजेब्रा का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और ये सिर्फ 10th और 11th की बुक से आपको करना है। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ सैंपल इनपुट्स भी, आप सैंपल क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। फिर यार हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी यार अगर देखा जाए तो बहुत टफर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि रेडिक्स और रेडिक्स सर्कल क्या होता है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। पर महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी जेईई मेंस के एग्जाम जितनी नहीं है। मतलब जेईई के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट मिलता है, तो उसमें क्वेश्चंस को घुमाया होता है और क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करके दिया गया होता है कि अगर एक सर्कल है तो एक लाइन की इक्वेशन उससे जो पास हो रही है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको एक दो चीजें लगानी पड़ती हैं। पर महाराष्ट्र सीईटी के अंदर यहाँ पे टाइम को हमें इफेक्टिवली यूज करना होता है, और जो पेपर सेटर होते हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चन देते हैं कि आप उस क्वेश्चन को इजीली और कम टाइम में कर पाओ। अगर आप एक अच्छा ब्रेन रख के चल रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव माइंड से चल रहे हो, तो आपको दिख जाएगा पेपर के अंदर ही कि यार ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजीली डूएबल है। और अगर कोई क्वेश्चन फिर भी टफ लगता है, तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट पेपर में नहीं करना है, उसको आप छोड़ दीजिए। वो आपके कॉम्पिटिशन के लिए है, वो करेगा और वो उसके अंदर अपना लॉस कर लेगा। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यार स्ट्रेट लाइंस के बेसिक, कि भैया डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये भी आपको 11th के अंदर बहुत बेस में मिल जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके अंदर आप सारी जो 3-4 फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की, उसको कवर कर सकते हैं। फिर आ जाता है पैराबोला और इलिप्स, और इसमें कॉमन क्वेश्चंस ये बन जाते हैं कि भैया इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होगी, या पैराबोला में क्वेश्चन आ जाएगा कि यार इसकी एक्सिस बताओ या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। तो उनको भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो ये एक वो वाला पार्ट है जिसके अंदर आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर आते हैं थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट। तो ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ बच्चों के लिए ये बहुत इजी भी रहता है, कुछ के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो अगर आप इस पार्ट को इतना कवर नहीं करेंगे तो भी इतना कोई फर्क इस समय नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से हार्डली 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। वैसे वो पेपर पे डिपेंड करता है, कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, पर लास्ट 3-4 साल का अगर हम पैटर्न देखें तो इस टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और वो भी बेस होता है कि यार इसका ऑर्डर बता दो डिफरेंशियल इक्वेशन का, या इसकी डिग्री बता दो। तो अगर आपने बेस कवर कर लेंगे 11-12 की एनसीईआरटी से सिर्फ, तो भी ये आपका कवर हो जाएगा। फिर आते हैं यार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में भी यार मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आप एंगल सेट करके कर सकते हैं। कि कभी कभी तो ऐसा हो रहा होता है कि यार आपको ऑप्शन से दिख रहा होता है कि जैसे साइन 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है और साइन 90 डिग्री है। अगर आप इन सब की वैल्यूज को, अगर आपको इन सब की बेस वैल्यूज पता होती है, तो आप इन्हीं को यूज करके सारे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बेस लेवल के क्वेश्चन जो आप 10th और 11th की एनसीईआरटी को कवर करके कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो जाएगा। फिर आते हैं अगर हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो यार इसके अंदर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इतने क्वेश्चंस अभी तक नहीं आ रहे हैं। पर इसमें फिर भी अगर आप मीन, मॉड, मीडियम, मीडियन बेसिक करके चले जाते हैं तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। पर अगर आप ये नहीं करते हैं तो भी इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करके बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन भी निकाल सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक रेशोस पे, तो यार ये टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस और परसेंटेज के क्वेश्चंस, ये तो हम यार डेली, मतलब डेली भी करते हैं, और ये आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि यार इतना कोई काम कर रहा है, इतने दिन में 2 लोग ये काम करते हैं, तो यार 4 लोग कितने दिन में वो काम करेंगे। तो ये बेसिकली बहुत इजीली इक्वेशन से सॉल्व करने वाले, और आपके क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो हैं उनको सॉल्व करने कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपको थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। फिर आपके पास आते हैं यार बेसिक सेट थ्योरी। बेसिक सेट थ्योरी में आपके पास आ जाते हैं यार सेट्स के बेसिक क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको कभी इस टाइप का दे दिया होगा, सॉरी कभी आपको इस टाइप से वो दे देते हैं कि यार ये भैया ए लोग हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये बी लोग हैं वो तुम्हारा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताओ भैया ऐसे कौन से लोग हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो ऐसे, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इसके लिए आप बहुत बेसिक फॉर्मुलाज अगर आपने बचपन में पढ़े होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, या ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं।
अगर आप बोलेंगे तो इन पे मैं कुछ आपको सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, या बोलेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करने के लिए क्लास ले लूंगा, और यहाँ पे मैं यूट्यूब के अंदर लाइव आके आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे हैं। फिर अगर हम बात करें तो यार आता है मेंसुरेशन का पार्ट। मेंसुरेशन में आ जाता है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सर्फेसिस। तो यार अगर हम देखा जाए तो मेंसुरेशन हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये बहुत बेस बेस क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी ही उठाते हैं और उसको कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मैथ्स का सेक्शन बहुत इजीली निकाल लेंगे। आप 25 में से 15 क्वेश्चन बहुत इजीली करके निकलेंगे। और अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप एक इसको एफिशिएंट टाइम में करेंगे तो आप कुछ टाइम बचा लेंगे उन क्वेश्चन को देखने के लिए जो हो सकता है बाकी लोग छोड़ दें, उनके लिए टफ हो। राइट। तो अब हम लोग इसके बाद आएंगे हमारे अगले सेक्शन के ऊपर जो होगा लॉजिकल रीजनिंग का। तो अब हम आगे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और इन तीनों सेक्शन को एक साथ ही पिक कर लेता हूँ और इनके ऊपर धीरे धीरे बात कर लेते हैं हम लोग। राइट। मैं होप करता हूँ स्क्रीन आप सबको विजिबल रह रही होगी अभी तक। तो राइट, तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। फिर लॉजिकल रीजनिंग में हमारे, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट पीएस से अपने टाइम में दिया हो तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर, जिसमें बेसिक पजल्स होती हैं कि यार राम श्याम का भाई है, श्याम की बहन जो है वो सीता है। तो यार इसके अंदर से फिर कोई क्वेश्चन होगा कि राम की जो मदर है वो श्याम की क्या सीता की क्या लग रही होगी। तो इस तरह के कुछ होते हैं ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन। कुछ होती है नॉर्मल पजल्स। नॉर्मल पजल्स में कैसे हो गया, जैसे कि यार कि ए का घर ग्रीन कलर का है, बी का घर ब्लू कलर का है, और ए को ऑरेंजेस खाना पसंद है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको बेस आइडिया सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ के सॉल्व करना होगा। और इस सेक्शन की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यार इसमें एक पैराग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब अगर आपने एक पैराग्राफ को अच्छे से डिकोड कर लिया तो आप उन 5 क्वेश्चन के आंसर करके निकल सकते हो। तो अगर आप एक पैराग्राफ में 5 मिनट भी लगाते हो तो आपको उससे 5 क्वेश्चन का फायदा मिलता है। तो इसमें इस तरह के 25 क्वेश्चन को डिवाइड करा गया होता है 5 पार्ट्स में, जिन 5 पार्ट्स के अंदर हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक पैराग्राफ होता है और उसके अंदर नीचे 5 बेस होते हैं। तो ये बहुत ईजी सेक्शन होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग की सेक्शन होता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपसे मैथ्स नहीं बन पा रही है तो आप मैथ के कुछ क्वेश्चन छोड़ के मतलब इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किया था कि मेरे टाइम में ऐसा था कि जब मेरे मैथ्स में 19 क्वेश्चन हो गए थे तो मैं 20 क्वेश्चन कर सकता था, पर मेरे को वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग को शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे फिर मैंने 3 क्विजेस करी थी, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन थे उसके अंदर, तो मेरे वो 15 में से 14 क्वेश्चन सही हो गए थे। उसके बाद मैं मूव कर गया था कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के सेक्शन पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें फेवरेबल नहीं रहती हैं आपके पेपर में, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि आप टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ना सीखें। अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर ले आते हैं कि आप टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। राइट। उसके बाद हम आते हैं यार इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में तो यार बहुत अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकैबुलरी स्किल्स और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में वही कि आपको एक पैराग्राफ होगा, उसके 5 ऑप्शंस होंगे। बस यह है कि आपको थोड़ा सा इसमें इंग्लिश अच्छा होना चाहिए कि आप सिनोनिम्स और डाउन को करके गए हो। अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो कोई इतना वो नहीं है, अगर इजी होगा तो आप बना ही लोगे, या कभी कभी इतना भी टफ आ जाता है कि शायद ना ही बन पाए। राइट। फिर हमारे पास आते हैं कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स। यार अब जिनके पास कंप्यूटर थी 11th-12th में उनके लिए तो यार ये करना बहुत ईजी है, और अगर जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं हैं 11th-12th में तो मैं आपको बोलेंगे तो मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस और कुछ चीज़ें सजेस्ट कर दूंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इंटीजर्स यूजिंग बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप मेरे को बोलेंगे कि इनके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं इनके ऊपर खुद एक वीडियो सीरीज ले आऊंगा जिसमें मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स और को बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दूंगा। के मैप्स के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि के मैप्स क्या होते हैं, के मैप्स से हम लोग कैसे मिनिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, तो के मैप्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट्स, टूस कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बेस लेवल चीज़ें हैं। अगर आप 11th-12th में आपके पास कंप्यूटर साइंस है पीसीएम के साथ में, तो ये आपने सब कुछ वहाँ पे कवर किया होगा। बाकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं यार कंप्यूटर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की। ये हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी टफ लगे, पर मैंने वही बताया ना कि हमारे को पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। हमारे को अगर हम लोग 60 to 70 क्वेश्चन की रीच भी बना लेते हैं इस पेपर के अंदर तो हम लोग एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर के 60 to 70 अगर आप करते हो तो आप टॉप रैंकर ही हो। 50+ क्वेश्चन करने पे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। राइट। तो अगर आपको कुछ ये पार्ट छोड़ना भी पड़ जाए तो इस टाइम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कंप्यूटर से इतने फैमिलियर नहीं है तो ये वाला पार्ट छोड़ दें और अपना पूरा फोकस करें कि आप लॉजिकल रीजनिंग के
क्वेश्चंस बना पाएँ और मैथ्स के क्वेश्चन बना पाएँ। मैथ्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपको बेसिक एनसीईआरटीज़ करनी है 10th, 11th और 12th की। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो आपका बहुत ईज़िली महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई कमेंट्स सजेशंस हो कि हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं या मैं आपके लिए और क्या ला सकता हूँ, तो आप वो मुझे बताइएगा। कमेंट्स करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग कि और आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए या कौन-कौन से, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि कौन-कौन से कॉलेजेस और हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी के अलावा आपको महाराष्ट्र सीईटी के लिए, महाराष्ट्र सीईटी में एमसीए के लिए अच्छे हैं, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ सकती है। अगर आप पेपर सॉल्विंग के लिए कोई वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो भी आ सकती है। और गाइस, अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक बुक दे रहा हूँ, तो आप जल्दी से जाइए उस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी वो लिंक शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच। Closed doors, I'm a fool for your love.